हेलो, मैं सतीश इंद्रमा आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, यूजीसी ने जून 2013 के पेपर को कराया था। फिर उसके बाद किसी कारणवश उसी जून 2013 के पेपर को सितंबर में फिर से कराया गया था। 8 सितंबर 2013 को फिर से एग्ज़ाम हुआ था। उसी को हम लोग देखेंगे, उसी पेपर को, यानी सितंबर 2013। तो चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला है, यह संकल्पना की, क्वेश्चन है आपका, यह संकल्पना कि सामयिक प्रक्रियाएं संपूर्ण भूवैज्ञानिक कालों के दौरान क्रियाशील थीं के सिद्धांत को जाना जाता था, के सिद्धांत को जाना जाता है। कौन सी? यह संकल्पना की सामयिक प्रक्रियाएं संपूर्ण भूवैज्ञानिक कालों के दौरान क्रियाशील थीं के सिद्धांत को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए दिया है महाद्वीपीय प्रवाह, ऑप्शन बी दिया है एकरूपता, ऑप्शन सी दिया है भू व्यवस्थाएं, ऑप्शन डी दिया है प्लेट विवर्तनिकी। तो इसको कहा जाता है एकरूपतावाद। इसको क्या कहा जाता है? एकरूपतावाद। जेम्स हटन का बहुत फेमस सिद्धांत है। जेम्स हटन का मानना था कि सामयिक प्रक्रियाएं संपूर्ण भूवैज्ञानिक कालों के दौरान क्रियाशील थीं, चाहे वो तेज़ी से क्रियाशील थी या उसकी गति धीमी थी, लेकिन क्रियाशील हमेशा थी। तो इसको कहा जाता है, एक का आंसर हो जाएगा बी, एकरूपतावाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पैन प्लेन की अवधारणा का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्वान से है? ऑप्शन ए दिया है डब्ल्यू.एम. डेविस, ऑप्शन बी दिया है डब्ल्यू. पेंक, ऑप्शन सी दिया है ए. स्ट्रेलर, ऑप्शन ई दिया है, सॉरी डी दिया है इन ई. हंटिंगटन। तो पैन प्लेन की अवधारणा जो है सी एच क्रिकमे द्वारा दी गई थी। ठीक है, सी एच क्रिकमे द्वारा दी गई थी। सी एच क्रिकमे के द्वारा दी गई थी, जो किसी ऑप्शन में नहीं है। तो इसीलिए इसको यूजीसी ने स्टार लगा दिया था। इसका सभी को नंबर मिला था बराबर बराबर। तो ये क्वेश्चन तो सही है, लेकिन ऑप्शन किसी में क्रिक में नहीं दिया था, इसलिए इसको स्टार लगा दिया था यूजीसी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए आप इसको मिला लीजिए, नदी को आप मिला लीजिए प्राकृतिक तटबंध, यानी ए का चौथा हो जाएगा। और हिमानी को मिला लेंगे आप हिमोड़, तीसरा हो जाएगा। फिर उसके बाद पवन को मिला लीजिए आप इंसेलबर्ग, दूसरा हो जाएगा। और भूतलीय जल को मिला लेंगे डोलाइन से, यानी ये पहला हो जाएगा। यानी 4 3 2 1, 4 3 2 1। देखिए इसमें है 4 3 2 1। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 3 का ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको क्या करना है आपको कि चित्र में यक्ष चिन्हित खंड पर सरिता के क्रम को पहचान करिए। ठीक है, सरिता के क्रम को यहाँ पे पहचानना है। तो हम लोग इसका हार्टोन्स लॉ, जिसे हार्टन का नियम कहते हैं, हार्टोन्स लॉ, तो इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए कौन सा क्रम आता है। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ किस तरह से करना है आपको। देखिए ये इसको पहले क्रम की सरिता मान लिए, इसको भी पहले क्रम की सरिता मान लिए। पहला नामकरण कर लीजिए, पहले क्रम की सरिता, पहले क्रम की सरिता, पहले क्रम की सरिता, पहले क्रम की, पहले क्रम की, पहले क्रम की, पहले क्रम की, पहले क्रम की सरिता। अब ये पहला क्रम जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे जब ये मिलेगा, यहाँ पे जब मिलेगा तो ये दूसरे क्रम की सरिता बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी दूसरे क्रम की सरिता बन जाएगी। यहाँ पे क्या होगा? दूसरे क्रम की सरिता बन जाएगी। सॉरी, ऐसे ही बताया था, मिट गया, फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? दूसरे क्रम की सरिता बन जाएगी, यहाँ पे भी दूसरे क्रम की सरिता बन जाएगी। अब दूसरे क्रम की और दूसरे क्रम की जब सरिता मिलेगी तो अगला एक क्रम, उसके आगे वाले क्रम की सरिता, उसका नामकरण होगा तीसरे क्रम की सरिता। ठीक है,
इसी तरह यहाँ पे देखिए पहले क्रम की ये दूसरे क्रम की हो जाएगी। फिर यहाँ पे देख लीजिए पहले क्रम की ये दूसरे क्रम की हो जाएगी। ये भी पहले क्रम का, ये भी पहले क्रम का, और ये दूसरे क्रम का हो जाएगा। दूसरे क्रम का जब आगे मिलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा क्रम। यहाँ पे तीसरा क्रम हो जाएगा। सॉरी, तीसरे क्रम की सरिता हो जाएगी। अब तीसरे क्रम की सरिता जब दूसरे क्रम से मिलेगी तो फिर आगे वाला जो बड़ा क्रम होगा तीसरे क्रम की सरिता बनेगी। ठीक है। अब ये भी तीसरा क्रम हो गया, ये तीसरा क्रम और ये तीसरा क्रम। अब तीसरे और तीसरे क्रम की जब सरिता मिलेगी उसके अगला वाला क्रम होगा, यानी ये चौथे क्रम की सरिता होगी। यही पूछा है कि ये कौन से क्रम की सरिता होगी, तो ये चौथे क्रम की सरिता होगी। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। यहाँ जो 4 दिया है तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सही आंसर सी हो जाएगा, चौथे क्रम की सरिता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए अब सुमेलित कर लीजिए। मोनार्ड नाक है जो मोनार्ड नाक यानी नदी से हो जाएगा, तीसरा हो गया। और अंध घाटी किससे आप मिला लेंगे, भूमिगत जल से या भौम जल, यानी 4 हो जाएगा। और ड्रमलिन हो गया आपका हिमानी से बना हुआ रूप है तो ड्रमलिन का 2 हो जाएगा। ठीक है, और ड्राई कैंटर किससे हो जाएगा, ये पवन से हो जाएगा, यानी 1। जिसमें 3 4 2 1 हो जाएगा वो सही हो जाएगा। 3 4 2 1 देखिए ऑप्शन डी में है, 5 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 5 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कौन सा युग्म अधिकतम सूर्यता प्राप्त करता है। कि ये जो दिया गया है 4 युग्म, इसमें का कौन अधिकतम सूर्यता प्राप्त करता है। इंडोनेशिया एवं श्रीलंका है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है इंडोनेशिया एवं लीबिया है। ऑप्शन सी है यमन एवं सोमालिया। ऑप्शन डी है कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया। देखिए श्रीलंका और इंडोनेशिया ये भूमध्यरेखीय भाग में हो गए, इंडोनेशिया ये भूमध्यरेखीय भाग में आ ही गया। यमन और सोमालिया ये जो है सर्वाधिक सूर्यता प्राप्त करेगा, क्योंकि कनाडा आ गया, कनाडा में पूरा क्षेत्र आ जाएगा, वो उच्च अक्षांश की तरफ चला गया। ये मध्य अक्षांश के लगभग आ रहा है। यमन और सोमालिया सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सी, कि कौन अधिकतम सूर्यता प्राप्त करेगा, यमन और सोमालिया। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ठोस पदार्थ किस माध्यम से सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि ठोस पदार्थ किस माध्यम से सीधे वाष्प में बदल जाता है। तो ऊर्ध्वपातन। देखिए ये तो बहुत पहले से है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन के कारण क्या होता है, सीधे वाष्प में बदल जाता है। ठोस पदार्थ किस माध्यम से सीधे वाष्प में अवस्था में बदल जाता है, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन के कारण जो है सीधे वाष्प में बदल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो CWA है गर्म ग्रीष्मकाल और शुष्क शीतकाल, बिल्कुल सही है। CWB गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल, ये गलत है। CSB है कोष्ण या वार्म यानी गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल, ये भी सही है। और CFB कोष्ण ग्रीष्मकाल, CFB ये भी सही है। CFB कोष्ण ग्रीष्मकाल, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 2 गलत है और सब सही है, यानी 1 3 4 सही है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 1 3 4 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको सुमेलित करना है आपको। स्थानीय पवन और देश है कि मिला लीजिए, लू पाकिस्तान हो जाएगा। और और सामुन
ये हो जाएगा ईरान हो जाएगा। एक का तीसरा एक ही में है, आंसर तो आपको मिल गया है। हरमट्टन पश्चिमी अफ्रीका हो जाएगा और बोरा पूर्वी यूगोस्लाविया हो जाएगा। एक का तीसरा हो गया, बी का चौथा हो गया, यानी ये सही आंसर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 9 का आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए, रेडियोलेरियन निपंख क्या है? टेरिजिनस निक्षेप है, नेराइटिक निक्षेप है, पेलाजिक निक्षेप है या लिटोरल निक्षेप है? तो रेडियोलेरियन निपंख जो होता है वो पेलाजिक निक्षेप होता है। ठीक है, ये निक्षेप क्या होता है? पेलाजिक निक्षेप होता है, मतलब कि ये अधिक गहराई पाया जाता है, या तो कह लीजिए इसका जो एक्चुअल आप देखेंगे तो 200 फैदम की गहराई से 5000 फैदम की गहराई 5000 फैदम की गहराई के मध्य ये पाया जाता है पेलाजिक निक्षेप, रेडियोलेरियन निपंख। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कुछ पदार्थों को जल प्रदूषकों, कुछ को वायु प्रदूषकों और कुछ और हैं जिन्हें भू प्रदूषकों के रूप में श्रेणीगत किया गया है। हमारे वातावरण के तमाम तीनों हिस्सों को निम्नलिखित में क्या प्रदूषित करता है? जल, वायु, भूमि। जल, वायु, भूमि तीनों को क्या प्रदूषित करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, धूम कोहरा, अम्ल वर्षा और ओजोन। तो बिल्कुल आसानी से इसका आंसर आप दे सकते हैं, अम्ल वर्षा, जो वायु को भी प्रदूषित करेगी, जल को भी प्रदूषित करेगी और भूमि को भी प्रदूषित करेगी। अम्ल वर्षा इज करेक्ट आंसर। चलिए, एसिड रेन। रिया किसका उदाहरण है? रिया किसका उदाहरण? निर्गमित उच्च भूमि तट का, निमग्न उच्च भूमि तट का, न्यूट्रल तट का, संयुक्त तट का। तो ये देखिए, ये थोड़ा से आपको भ्रमित करने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन, निर्गमित उच्च भूमि और निमग्न दिया, लेकिन इसको आप लोग भ्रमित न हो गए। निमग्न उच्च भूमि तट का रिया किसका उदाहरण है? निमग्न, सबमर्ज हाई अपलैंड कोस्ट। ठीक है, निमग्न उच्च भूमि तट का ये उदाहरण है। जैसे फियोर्ड होता है उच्च अक्षांशों में, से यहाँ पे नदी का द्वारा स्थल रूप बना है, निमग्न उच्च भूमि तट का उदाहरण है। ऑप्शन 12 यानी क्वेश्चन 12 का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सपाट शिखर वाले उपसमुद्री पर्वत क्या कहलाते हैं? पुराना क्वेश्चन कई बार पूछा गया। सपाट शिखर वाले उपसमुद्री पर्वत को देखिए समुद्री पहाड़ी कहा जाता है कि निचली पहाड़ी कहा जाता है या निमग्न द्वीप कहा जाता है या समुद्रीय ज्वालामुखी कहा जाता है? तो सपाट शिखर वाले उपसमुद्रीय पर्वत को निमग्न द्वीप कहा जाता है, जिसे गुयोट कहते हैं, गुयाट। ठीक है, तो निमग्न द्वीप कहलाता है। सपाट शिखर वाले समुद्री पर्वत क्या कहलाते हैं? तो निमग्न द्वीप कहलाते हैं, गुयोट, जिसे इंग्लिश में गुयोट कहते हैं। अगला है अनाकोंडा सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? इरावदी बेसिन, कांगो बेसिन, ओरिनिको बेसिन, अमेजन बेसिन। तो मुख्यतः ये पाए जाते हैं आपके अमेजन बेसिन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए, कई बार ये पूछा गया है। अनाकोंडा सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? डिस्कवरी चैनल पे आप लोग हमेशा देखते भी हैं, अमेजन बेसिन में। इसका सही आंसर 14 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 या क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 है। अप्राकृतिक वनस्पति है और भारत या राज्य उत्पादक क्षेत्र है, इसको आपको मिलान करना है। जैसे शंकु वृक्ष कहाँ पाए जाएंगे? कोनिफेरस, ये जम्मू कश्मीर से, इसको मिला लीजिए, यानी 4 हो गया। सदाबहार अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिला लीजिए, 3 हो जाएगा। ठीक है, मरुद्भिद राजस्थान फेमस है उसके लिए, मरुद्भिद यानी दूसरा हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, और पतझड़ झारखंड में जो है मिला लीजिए, यानी 4 पहला हो जाएगा, यानी 4 3 2 1, 4 3 2 1 जहाँ पे होगा 4 3 2 1 देखिए बी में है, तो यानी 15 का क्वेश्चन क्या, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण नियतिवाद
पर्यावरण नियतिवाद की अवधारणा का समर्थन निम्नलिखित में से किसने नहीं किया है? यहाँ क्या दिया है, किसने नहीं किया है? रेडजेल किया है भाई, पर्यावरण नियतिवाद है। रेड डेविस है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हंटिंगटन है, सभ्यता में जलवायु में अस्पष्ट संबंध। इनमें से कोई नहीं, ठीक है, सब लोग हैं। किसने समर्थन नहीं किया है? तो सभी लोगों ने समर्थन किया है, मतलब इसमें कोई नहीं हो जाएगा। इसका 16 का डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए संभाव्यवाद, पहला ऑप्शन दिया है संभाव्यवाद। OH के स्प्रेड देखिए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब एक का चौथा हो जाएगा, ठीक है। रुको और जाओ नियतिवाद, ग्रिफिथ टेलर महोदय, 3 हो जाएगा, ठीक है। क्रमबद्ध भूगोल, हमबोल्ट महोदय हो जाएगा, वान हमबोल्ट, ये पहला। और क्षेत्रीय भूगोल क्या हो जाएगा, कार्ल रिटर यानी दूसरा। यानी 4 3 1 2, 4 3 1 2। देखिए डी में आंसर है 4 3 1 2, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पुस्तक का नाम पूछा है कि एयर्स वाटर्स एंड प्लेसेज, एयर्स वाटर्स एंड प्लेसेज नामक पुस्तक किसने लिखी? एनेक्सिमेंडर ने लिखी कि हिप्पोक्रेट्स ने लिखी कि इरेटोस्थनीज ने लिखी कि हिकेटियस ने? तो हिप्पोक्रेटस ने लिखी थी। हिप्पोक्रेट्स या हिप्पोक्रेटस का सही आंसर हो जाएगा कि एयर वाटर एंड प्लेसेज नामक पुस्तक हिप्पोक्रेट्स ने लिखी थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 है मानवतावादी भूगोल का लक्ष्य वस्टेन प्राप्त करना, यानी कि ऑप्शन ए क्या प्राप्त करना, यानी कि व्यक्ति की जीवन शैली। दूसरा व्यक्तियों के अंतर वैयक्तिक संबंध, मनुष्य को उसके पर्यावरण संदर्भ में समझना, और व्यक्ति के वस्तुनिष्ठ और अनुभव। तो मानवतावादी भूगोल का लक्ष्य है कि मनुष्य को उसके पर्यावरण के संदर्भ में समझना। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 19 का सी। मनुष्य को उसके पर्यावरण के संदर्भ में समझना, 19 का सी सही आंसर हो जाएगा। जाग्राफिया जो 17 खंडों में लिखा गया है, किसने लिखा है? टालमी लिखे हैं कि मिटेलेट्स लिखे हैं, स्ट्रैबो लिखे हैं कि रिटर लिखे हैं? तो जाग्राफिया जो 17 खंड में लिखा गया है उसको जो है स्ट्रैबो लिखे हैं। स्ट्रैबो ही ना भाई, स्ट्रैबो ही लिखे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रैबो। जाग्राफिया जो 17 खंडों में लिखा गया, किसने लिखा है? तो स्ट्रैबो महोदय लिखे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये कथन और कारण का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का है। कथन दिया है कि भारत में नवोदित औद्योगिक नगरों में पुरुष एवं महिला दोनों की प्रौढ़ जनसंख्या की संख्यात्मक रूप से प्रधानता है। भारत में नवोदित औद्योगिक नगरों में पुरुष एवं महिला दोनों की प्रौढ़ जनसंख्या की संख्यात्मक रूप से प्रधानता है। प्रौढ़ जनसंख्या जो है वो नवोदित नगरों में संख्यात्मक रूप से अधिक है, तो ठीक है, अधिक है। मानव प्रवसन आयु एवं लिंग चयनात्मक है, सही बात है। जो मानव प्रवास करता है तो अधिकांशतः एक निश्चित आयु की जनसंख्या ही प्रवास करती है, और अधिकांशतः पुरुष ही जो है लिंग चयनात्मक इसलिए है क्योंकि अधिकांशतः पुरुष ही प्रवास करते हैं। तो इसका ए और आर दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो ए आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पूर्व नगरीकरण, कंप्यूटर बेल्ट सारभाग की लागत पर विकसित होती है। अब प्रतिनगरीकरण, रिंग का जनसंख्या ह्रास शहरी सारभाग से ज़्यादा होता है। प्रतिनगरीकरण, रिंग का जनसंख्या ह्रास सारभाग से ज़्यादा होता है।
और पुनर्नगरीकरण देख लीजिए, सारभाग में फिर से जनसंख्या बढ़ने लगती है। ठीक है, पुनर्नगरीकरण सही है, सारभाग में फिर से जनसंख्या बढ़ने लगती है और पूर्ण नगरीकरण भी सही है। और श्रम गहन बाह्य नगरीकरण है, श्रम गहन एवं निर्यात उन्मुखी औद्योगिकरण आधार है। श्रम ग्रहण एवं निर्यात उन्मुखी औद्योगिकरण आधार है बाह्य नगरीकरण का। श्रम ग्रहण और निर्यात बाह्य नगरीकरण तभी होगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाए। इसका मतलब कि बी सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी, क्योंकि ये गलत है। कौन सुमेलित नहीं है? तो बी। 22 का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या है 23 कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन अब जनसंख्या वितरण में कारक बिल्कुल नहीं रहा, इसका मुख्य कारण क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन अब जनसंख्या वितरण में कारक बिल्कुल नहीं रहा, इसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए दिया है, लोग प्रवसन नहीं करना चाहते हैं। ऑप्शन बी दिया है, लोग प्रजातीय पूर्वाग्रहों से डरते हैं। ऑप्शन सी दिया है, राष्ट्रों ने प्रवसन पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। और ऑप्शन डी दिया, रोजगार अवसर सुस्पष्ट नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन अब जनसंख्या वितरण में कारक बिल्कुल नहीं रहा, इसका मुख्य कारण है राष्ट्रों ने प्रवसन पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर। चले सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ विद्वान का नाम है, एक तरफ विचार एवं प्रत्यय है। देखिए चार्ल्स डार्विन है, चार्ल्स डार्विन को उद्विकास का सिद्धांत से आप मिला लीजिए, यानी तीसरा हो जाएगा पहले। ठीक है, तीसरा हो जाएगा। और ए का तीसरा, और दूसरा हो जाएगा विल्बर जेलेंस्की। तीसरा के बाद विल्बर जेलेंस्की, सॉरी ये बार बार जरा इसके लिए सॉरी। ये प्रवसन हो जाएगा, सॉरी गतिशीलता की परिकल्पना हो जाएगी। चार्ल्स डार्विन को विकास, विल्बर जेलेंस्की का गतिशीलता, और था माल्थस का जनसंख्या एवं संसाधन हो जाएगा। जॉर्ज रेवेनस्टीन का प्रवसन। यानी चार्ल्स डार्विन का यानी 3 पहले हो गया, फिर उसके बाद विल्बर जेलेंस्की 4 हो गया, फिर थॉमस माल्थस या जनसंख्या यानी 2 हो गया, जनसंख्या एवं संसाधन, और जॉर्ज रेवेनस्टी प्रवसन का नियम यानी फर्स्ट हो गया। यानी 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये सी ऑप्शन में है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 24 का सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वीं शताब्दी के अंत में सार्वभौम नगर अथवा प्रक्षेपित नगरी विश्व को परिभाषित करने के लिए एक्यूमुनोपॉलिस शब्द का उपयोग किसने किया? 21वीं शताब्दी के अंत में सार्वभौम नगर अथवा प्रक्षेपित नगरी विश्व को परिभाषित करने के लिए एक्यूमेनोपोलिस शब्द, इसको याद रखिए, एक्यूमेनोपोलिस शब्द का उपयोग किसने किया? ऑप्शन देखिए दिया है, गैडेज, गॉटमैन, डाक्सियाडेस और डिकिंसन। तो एक्यूमेनोपोलिस शब्द का उपयोग जो है डाक्सियाडेस महोदय किया था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा आप लोग, डाक्सियाडेस महोदय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखें क्षेत्र संख्या है, शहरी भूमि उपयोग पैटर्न है। तो 1 हो गया, 1 से पहले CBD को मिला लीजिए। 2 हो गया आपका थोक एवं हल्के विनिर्माण, यानी 2, फिर 1, फिर 3 मिला दीजिए आप निम्न वर्गीय आवास, यानी 4,
और लास्ट 4 मिला दीजिए मध्यम वर्गीय आवास यानी 3, यानी 2 1 4 3 यानी सी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 27। शिफ्टिंग खेती के बारे में सामान्यतः सत्य नहीं होता। क्या सत्य नहीं होता है ये आपको बताना है कि शिफ्टिंग यानी झूम कृषि जिसे कहा जाता है तो उसके बारे में क्या सत्य नहीं होता है। ऑप्शन ये है खेतों का क्रमावर्तन, खेतों का क्रमावर्तन है। शिफ्टिंग खेती के बारे में क्या समानता सत्य नहीं होता, खेतों का क्रमावर्तन। और दूसरा है भारवाही पशुओं की अनुपस्थिति। और तीसरा है प्रायः वासभूमि क्षेत्र को बदला नहीं जाता। और यह चौथा है यह सामुदायिक जीवन के लिए महा उत्प्रेरक शक्ति है। तो क्या सत्य नहीं है, मतलब 3 तो सत्य है। खेतों क्रमावर्तन होता है, भारवाही पशुओं की अनुपस्थिति रहती है। हाँ, भारवाही पशुओं की भारवाही अनुपस्थिति रहती है। प्रायः वासभूमि क्षेत्र को बदला नहीं जाता, नहीं बदला जाता है, ये तो गलत हो गया, सत्य यही तो नहीं है। यह सामुदायिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण शक्ति, ये भी सही है, इसकी विशेषता है। तो इसका सही आंसर 27 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28। निम्नलिखित में से कौन सा टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो ये समझिए एकाधिकार प्राप्त है छत्तीसगढ़ को, इस तरह से इसका उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ टीन का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है, कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं औद्योगिक अवस्थी सिद्धांत का क्लासिकल मॉडल। औद्योगिक अवस्थी सिद्धांत का क्लासिकल मॉडल जिसमें न्यूनतम लागत उपागम प्राथमिक महत्व रखता है, किसका औद्योगिक अवस्थी सिद्धांत माना गया है? वेबर है, स्मिथ है, आइजार्ड है, हुवर है। तो इसका सही आंसर वेबर है, 29 का ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। कील नहर किसे जोड़ती है? ऑप्शन ए है बेरिंग सागर प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है लाल सागर भूमध्य सागर, ऑप्शन सी है बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर, ऑप्शन डी है कैरिबियन सागर एवं प्रशांत महासागर। तो इसका जो सही आंसर है बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 30 का सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि भारत की स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशिष्ट आर्थिक कटिबंध की नीति कब लागू की गई थी? भारत की स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति कब लागू की गई थी? 1999 में, 2000 में, 2001 में, 2002 में। तो भारत की स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशिष्ट आर्थिक नीति 2000 में लागू की गई थी। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, भारत की स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशिष्ट आर्थिक कटिबंध की नीति 2000 में लागू की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 32। समकालिक संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश भू रणनीतिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? समकालिक संदर्भ में ये देखिए, मुख्य रूप से अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये भारत को लेके पूछा जा रहा है। समकालिक संदर्भ में सबसे बड़ी बात तो यही है, जो इसमें छिपा है आपको सब खुद से समझना है। समकालिक संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा देश भू रणनीतिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन है मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो आप स्पष्ट हो गए होंगे कि इस सही आंसर क्या हो सकता है, अफगानिस्तान। वहाँ से अफगानिस्तान से आसानी से आप मध्य एशिया में पहुँच सकते हैं, दक्षिण एशिया में आ सकते हैं, पूर्व एशिया, मतलब कि हर जगह वो भारत के लिए मेन पॉइंट है, और भी देशों के लिए है, ठीक है, और भी देशों के लिए है, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में क्षेत्रीय विकास नीति के रूप में पुरस्कार एवं दंड तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 है, किस देश में क्षेत्रीय विकास नीति के रूप में पुरस्कार एवं दंड तकनीक का प्रयोग किया जाता है?
पुरस्कार एवं दंड तकनीक का प्रयोग किया जाता है? स्वीडन, जर्मनी, नीदरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन। क्षेत्रीय विकास नीति के रूप में पुरस्कार एवं दंड तकनीकी, इसका सही आंसर ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में ही पुरस्कार एवं दंड तकनीक का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये एक योजना का प्रारूप है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्षेत्रीय विकास के नीति के रूप में पुरस्कार एवं दंड तकनीक का प्रयोग ग्रेट ब्रिटेन से सर्वप्रथम शुरू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34। बृहद हिमालय का कोड किससे बना है? तो बृहद हिमालय का कोड आद्य महाकल्पी चट्टानों से बना है। ये कई बार क्वेश्चन दोहराया गया, देखिए फिर से दोहरा दिया गया यही क्वेश्चन। इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग ध्यान से जो भी मैं पढ़ाता हूँ, जो भी इसको सॉल्व कराता हूँ, उसको कम से कम 2 से 3 बार अगर देख लेंगे तो आसानी से आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। तो बृहद हिमालय का कोड किससे बना है? तो आद्य महाकल्पी चट्टानों से बना है। बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शैल व्यवस्था भारत में कोयले का मुख्य स्रोत है? तो गोंडवाना, विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़। तो बहुत ही आसानी से आपको आंसर मिल गया होगा। इसका गोंडवाना हो जाए। 98% कोयला गोंडवाना से ही प्राप्त होता है, गोंडवाना शैल से ही प्राप्त होता है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 35 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। भारत द्वारा दक्षिण पश्चिम एशियाई देशों में से कौन सी वस्तुओं का समूह आयात किया जाता है? देखिए, भारत द्वारा दक्षिण पश्चिम एशियाई देशों से कौन सी वस्तुओं का समूह आयात किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है कच्चा ऊन एवं कालीन, ऑप्शन दिया है बी दिया है खजूर एवं जैतून, ऑप्शन सी दिया है बहुमूल्य पत्थर एवं मोती, ऑप्शन डी दिया इत्र एवं काफी। तो भारत द्वारा दक्षिण पश्चिम एशिया से एशियाई देशों में कौन सी वस्तुओं का समूह आयात किया जाता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बहुमूल्य पत्थर एवं मोती। बहुमूल्य पत्थर एवं मोती सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक संख्या में मिले हैं? पूछा है संख्या में कहाँ पे सर्वाधिक मिले हैं। तो गुजरात दिया ऑप्शन, बी दिया महाराष्ट्र, सी दिया बिहार और डी दिया है उत्तर प्रदेश। तो देखिए, जो महाराष्ट्र है उसमें 155 के लगभग मिलों की संख्या है और उत्तर प्रदेश में 155 154 के आसपास जो है मिलों की संख्या है। तो सर्वाधिक मिलों की संख्या चीनी मिल किस में है? तो महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही 37 का सही आंसर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। बोली दिया है और राज्य दिया है। देखिए, अवधी बोली कहाँ बोली जाती है? भाई यूपी में अपने बोली जाती है, उत्तर प्रदेश। और बुंदेली कहाँ बोली जाती है? यानी ए का चौथा हो गया। और बुंदेली कहाँ बोली जाती है? मध्य प्रदेश में बोली जाती है। तीसरा मध्य प्रदेश। और मैथिली बिहार, तो जानते ही हैं, दूसरा हो जाएगा। और बांगड़ी क्या हो जाएगा? हरियाणा, यानी 1। तो 4 3 2 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1 4 3 2 1 डी में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 डी। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। लेबेंसराउम की अवधारणा किसके प्रकाशन के पश्चात राजनीतिक भूगोल के विषय में लोकप्रिय हुई? तो लेबेंसराउम की अवधारणा किसके प्रकाशन के पश्चात राजनीतिक भूगोल में लोकप्रिय हुई? पॉलिटिकल ज्योग्राफी देखिए जाए, पोलिस्चे ज्योग्राफी है, पोलिस्चे ज्योग्राफी। और दूसरा बी दिया है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ हिस्ट्री। ऑप्शन सी पॉलिटिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड इकोनॉमिक, नेशन स्टेट एंड लोकेलिटी। ऑप्शन डी मेकिंग पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो लेबेंसराउम की अवधारणा जो है
ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो रेडजल महोदय की थी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, उसी में मेंशन करने पे लोकप्रिय हो गई, जिसे पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40। चले, प्रेड ने निम्नलिखित आधार पर प्रेड ने निम्नलिखित आधार पर अवस्थित प्रेड ने निम्नलिखित आधार पर अवस्थित सिद्धांत की आलोचना की, सॉरी, अवस्थिति सिद्धांत की आलोचना की है। प्रेड ने निम्नलिखित आधार पर अवस्थिति सिद्धांत की आलोचना की है। किस आधार पर अवस्थिति सिद्धांत की आलोचना की है? ये है आपका, देखिए, ये है तर्कपूर्ण असंगतता, तर्कपूर्ण असंगतता, उद्देश्य एवं क्षमता। ऑप्शन बी है उद्देश्य एवं क्षमता। ऑप्शन सी है तर्कपूर्ण असंगतता एवं क्षमता। ऑप्शन डी है तर्कपूर्ण असंगतता एवं उद्देश्य। बहुत ही माइन्यूट है इसमें आंसर। देखिए, तर्कपूर्ण असंगतता लगभग सब में है, बी को छोड़ के। तर्कपूर्ण असंगतता है ही, प्रेड महोदय ने इसको आलोचना करते समय इसकी बात की थी, और उद्देश्य एवं क्षमता की भी उसमें बात की थी। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, तर्कपूर्ण असंगतता, उद्देश्य एवं क्षमता। 40 का ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। सूची फर्स्ट को आपको सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। देखिए, दिया संचयी प्रेरण मॉडल, तो ये मेडाल का हो जाएगा, ए का दूसरा। और स्थानिक विस्तरण हैंगर स्टैंड का हो जाएगा। और व्यवहार प्रक मेडल, अभी प्रेड महोदय का नाम आया ही था। आर्थिक वृद्धि की अवस्थाएं रोस्टो की हो जाएगा। तो यानी ए का दूसरा हो गया, ए का दूसरा एक ही में है, और बी का तीसरा हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 41 का आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, फिर से आ गया है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भू राजनीति शब्द की उद्भावना की थी? या भू राजनीति शब्द किसने दिया था? भू राजनीति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो केजरीवाल महोदय ने किया था। देखिए, सबसे पहले आई ऑप्शन दे दिया है, इसको आगे क्या पढ़ा जाए? जयललिता महोदय किया था। ऑप्शन देखिए, हाफ सॉफर दिया है, रेडजल दिया, हैज दिया। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, केजरीवाल महोदय या जलन महोदय। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 42 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने वृद्धि ध्रुव सिद्धांत में भौगोलिक क्षेत्रीय संकल्पना को समाहित किया? किस व्यक्ति को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने वृद्धि ध्रुव सिद्धांत में भौगोलिक क्षेत्र की संकल्पना को समाहित किया है? तो इसका सही आंसर बोर्डविले है, बोर्डविले। इसका सही आंसर ए ही है, बोर्डविले को ही जाना जाता है कि वृद्धि ध्रुव सिद्धांत में भौगोलिक क्षेत्र की संकल्पना को बोर्डविले महोदय ने ही समाहित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्नलिखित मानचित्रों को पैमाने के ह्रासमान क्रम में व्यवस्थित करें। ऐसे 2012 में सेम इसी तरह का क्वेश्चन था, बस पूछने का तरीका अलग था। तो ऑप्शन देख लीजिए। कह रहा है कि पैमाने के ह्रासमान क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए, एटलस, दीवाल, भूकर या कैडेस्ट्रल मैप या स्थलाकृतिक मानचित्र, टोपोग्राफिकल मैप पूछा है। तो शुरुआत से करते हैं। ह्रासमान क्रम में तो व्यवस्थित करना है, यानी सबसे बड़ा पहले रहेगा, तो सबसे बड़ा कैडेस्ट्रल मैप हो जाएगा, यानी तीसरा किस में है? ये देखिए आंसर इसी में तीसरा है। फिर उसके बाद टोपोग्राफिकल मैप हो जाएगा, यानी चौथा। सबसे पहले ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा टोपोग्राफिकल मैप, फिर उसके बाद दीवार मानचित्र हो जाएगा, फिर एटलस मानचित्र हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका क्रम। तो इसी इसका 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले भूकर कैडेस्ट्रल मानचित्र, फिर स्थलाकृतिक मानचित्र, फिर दीवार मानचित्र, फिर एटलस मानचित्र। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। 44 का डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। यह देखिए दिया है, आरएफ
1:50,000 है दिया है। RF 1:50,000 के साथ मानचित्र पर अपवाह द्रोणी या बेसिन के क्षेत्र का मापन 200 वर्ग सेंटीमीटर आया है। RF 1:50,000 के साथ मानचित्र पर अपवाह द्रोणी या बेसिन के क्षेत्र को मापने पर अपवाह बेसिन का जब क्षेत्र मापा गया तो कितना आया, 200 वर्ग सेंटीमीटर आया। जब RF कम करके 1/1,00,000 कर दिया जाता है तो मानचित्र पर बेसिन क्षेत्र क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा से ले लेते हैं ये वाला पेज बड़ा करके। देखिए RF है आपका, यहाँ से RF है, क्या RF था, 1:50,000, 1:50,000, ठीक है, 1:50,000 था। अब इसको कर दिया गया आपका दुगना कर दिया गया, इसे दुगना कर गया, यानी अब RF क्या हो गया, RF हो गया 1:1,00,000, ठीक है, 1:1,00,000 हो गया। तो अब जब इतना 1/1:50,000 था तो कितना क्षेत्र बनता है, 200 वर्ग किलोमीटर, 200 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर। तो अगर 1/1,00,000 कर दिया गया तो कितना बनेगा। तो देखिए क्या करें, RF को इस तरह से आप डिवाइड कर लीजिए कि 1,00,000 हो गया आपका, ठीक है, 1,00,000, 3 2 5, 1,00,000, और इस RF को, पहले RF कितना था, 50,000, 1:50,000 था तो 50,000 हो गया। तो RF का जब डिवाइडेशन करेंगे तो ये 0 कट जाएगा, 1 4 कट गया, 1 2 3 4 0 कट जाएगा आपका। अब 5 दूना 10, अब 2 आ गया इसका। अब चूँकि ये क्षेत्रफल है तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, तो ये 2 गुणे या 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब पहले कितना था, क्षेत्र आया था 200 वर्ग किलोमीटर, पहले क्षेत्र आया था 200 वर्ग किलोमीटर। तो अब बाद में आ गया आपका ये 4 वर्ग किलोमीटर आ रहा है। अब इसको अब भाग कर देंगे, इसमें 4 आया आंसर इसका। अब क्षेत्रफल कह रहा है कि मानचित्र पर बेसिन क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेसिन क्षेत्रफल आगे यहाँ से देखिए 200 में आप भाग दे देंगे 4 का। अब 4 से भाग देने पर देखिए 200 में 2 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और एक 0 बढ़ा है 50, यानी 50 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए, 50 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा करना क्या है आपको, जो RF पहले था फिर RF को क्या कर दिया गया, जो है दुगना कर दिया गया, RF को दुगना कर दिया गया, इतना। अब दोनों RF की तुलना करें या भाग देने पर, जो नया RF था उसको पुराने RF से भाग देने पर इसका आंसर 2 आ गया। क्योंकि ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है, बेसिन के क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल हमेशा लंबाई गुणे चौड़ाई की बात होती है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब चूँकि 200 वर्ग किलोमीटर पहले से इसका क्षेत्रफल था, तो उसी 200 वर्ग किलोमीटर बटे 4 जो आपकी वैल्यू आई है, 4 भाग देंगे, क्योंकि 4 क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे आप निकाल दिए 4, तो फिर 4 से भाग दे देंगे। तो 200 वर्ग किलोमीटर पहले से था ही, 4 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, और 4 पंचे 20 हो जाएगा। जब 4 पंचे 20 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 50 वर्ग किलोमीटर, वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको, हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा आसानी से। अब देखिए तो यही पूछा था, क्वेश्चन यही पूछा गया था कि RF 50,000 के साथ 1/50,000 के साथ मानचित्र पर अपवाह द्रोणी बेसिन के क्षेत्रफल मापने पर 200 वर्ग सेंटीमीटर आता है। जब RF को कम करके 1/1,00,000 कर दिया जाता तो मानचित्र पर बेसिन क्षेत्रफल क्या होगा। तो अभी हम निकाल के आपको समझा दिए, 50 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 50 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका सही आंसर 45 का C हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46,
स्थलाकृतिक मानचित्र पर रेखाएं जो जल की गहराई इंगित करती हैं क्या कहलाती हैं? तो स्थलाकृतिक मानचित्र पर बहुत सारी रेखाएं उसमें दिखाई जाती हैं। तो जल की गहराई जो इंगित करती है उस रेखा को क्या कहा जाता है? समकोण रेखा कहा जाता है, अनुगंभीर रेखा कहा जाता है, सम स्थूल रेखाएं कहा जाता है, सममेघ रेखा कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है अनुगंभीर रेखाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अनुगंभीर रेखाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 47, कुतुब मीनार को हवाई फोटोग्राफ पर पहचानने के लिए प्रतिबिंब व्याख्या के निम्नलिखित घटकों में से कौन सा ज़्यादा अभिव्यंजक या सार्थक है? ये कुतुब मीनार को हवाई फोटोचित्र पे आपको देखना है, उसको पहचानना है कुतुब मीनार को, तो कौन सा ज़्यादा सार्थक होगा? आकार ज़्यादा सार्थक होगा या उसकी छाया अधिक सार्थक होगी, कि वर्ण उसका अधिक सार्थक होगा, कि गठन? तो किसी भी क्षेत्र जो बड़ी चीज़ होती है उसकी छाया जो है फोटोग्राफ चित्र पे अगर उसको पहचान रहे हैं आप, तो सबसे ज़्यादा सार्थक उसकी छाया होगी कुतुब मीनार की। तो इसका सही आंसर 47 का बी हो जाएगा। कुतुब मीनार हवाई फोटोग्राफ पहचानने के लिए प्रतिबिंब व्याख्या के निम्नलिखित घटकों में कौन सा सार्थक है? तो छाया सार्थक होगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। देखिए यहाँ पे मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 48 है। चलिए, मानक वर्ण और भू उपयोग क्षेत्र है। तो लाल जो होता है भिन्न भागों द्वारा निर्मित भूमि, ऐसे कर लीजिए। अब इसका बी हो जाएगा, यानी बी, सॉरी मिलाना है आपको, यानी बी का पहला हो गया आपका गहरा हरा, जो है गहरा हरा या वन क्षेत्र हो जाएगा, ब्राउन अकृष्ट क्षेत्र हो जाएगा, और पीला क्या हो जाएगा? कृष्ण क्षेत्र हो जाएगा। लाल भिन्न भागों द्वारा निर्मित भूमि हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है देख लेते हैं, छोटा करके देख लेते हैं, यानी बी का पहला, और देखिए ये बी का पहला हुआ ना, बी का पहला, ए कृष्ण क्षेत्र यानी ए का चौथा, बी का पहला, यही आपका डी आंसर सही हो जाएगा। इसमें डी आंसर सही हो जाएगा, 48 का डी आंसर। अब 49 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है कि विदेश नीति से राजनीतिक भूगोल के संबंध को किसके चित्रांकन में संक्षिप्त रूप प्रदान किया? विदेश नीति, सबसे बड़ी शब्द को इसको जानिए, विदेश नीति से राजनीतिक भूगोल के संबंध को किसके चित्रांकन ने संक्षिप्त रूप प्रदान किया? किसके चित्रांकन? इसाइया बोमेन है, फ्रेडरिक रेडजेल है, कार्ल हाउसहोफर है, और एडोल्फ हिटलर है। तो इसका विदेश नीति के राजनीतिक भूगोल के संबंध की जब बात आए, संक्षिप्त रूप प्रदान करने की बात आए, तो कार्ल हाउसहोफर सबसे सटीक है। यही आप किए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विदेश नीति सर्वाधिक योगदान कार्ल हाउसहोफर का है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए, सॉरी, अभी आपको फिर से दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है। देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 50 में, निर्णयन प्रक्रिया में प्रतिवेश के मानसिक मानचित्र के महत्व पर पहली बार किसने जोर दिया? निर्णयन प्रक्रिया में प्रतिवेश के मानसिक मानचित्र के महत्व पर पहली बार किसने जोर दिया है? ऑप्शन ए दिया है उल्ड्रिच, ऑप्शन बी दिया है डाउन्स, ऑप्शन सी दिया है गोल्ड, ऑप्शन डी दिया है लिंच। तो सर्वप्रथम किसने जोर दिया है? तो सर्वप्रथम कायिक गोल्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। पीटर एम गोल्ड पढ़े होंगे। तो सबसे सही आंसर इसका सी हो जाएगा, यानी 50 का सी। इस तरह से पूरी तरह से ये कंप्लीट हो गया है ये पेपर। अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिल रहा है तो इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक बार इसको देखेंगे तो इससे आसानी से आपका क्वेश्चन सही होने लगेगा। पुराने क्वेश्चन आपके जो रिपीट होते हैं गलत नहीं होंगे। तो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।